में एवरेज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, मतलब अध्यापक का भार हमें बताना है। तो क्वेश्चन देखो करेंगे कैसे। 34 छात्रों का औसत भार कितना दिया जा रहा है? 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापक शामिल कर लिया जाता है। तो जब एक अध्यापक हम शामिल करेंगे तो वहां कुल व्यक्तियों की संख्या, या एक अध्यापक हो गया और 34 छात्र हो गए, तो कुल लोगों की संख्या वहां कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब अध्यापक शामिल किया जाता है तो औसत भार में वृद्धि हो जाती है, औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर यहां देखें तो औसत अगर 400 ग्राम बढ़ेगा तो नया औसत बनेगा 42.4 किलोग्राम। ठीक है। तो अध्यापक की अगर हमें अध्यापक का भार बताना है या अध्यापक का वेट बताना है तो करेंगे क्या, पहले हम देखें जरा वृद्धि कितनी हो रही है। तो हमने देखा कि 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है। और कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ कितनी दिख रही? 35। मतलब 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है किसमें? औसत में। तो हम कुल वृद्धि अगर निकालना चाहें कि कुल 35 व्यक्तियों के भार में कितनी वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, 400 में 35 का मल्टीप्लाई करा देंगे या गुणा करा देंगे। ठीक है। 400 ग्राम में हम 35 का गुणा करा देंगे तो 35 चौको 140, मतलब इसका यहाँ पे बनने वाला है 14,000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 14,000 ग्राम। ठीक है, 14,000 ग्राम को अगर हम किलोग्राम बनाए 1000 का भाग देके तो इसको 14,000 ग्राम को हम बोल सकते हैं 14 किलोग्राम। ठीक है। तो हमने देखा कि 35 व्यक्तियों के कुल भार में कितने की वृद्धि हुई? 14 किलोग्राम की। और शुरुआत में 34 छात्रों का या औसत भार कितना दिया जा रहा था? 42 किलोग्राम। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर हमें अध्यापक का भार निकालना है तो क्या करेंगे, 42 में 14 किलोग्राम जोड़ देंगे। इसका बेसिक थोड़ा समझें कि अगर अध्यापक भी 42 किलोग्राम का होता तो 35 व्यक्तियों के कुल औसत भार में कोई कमी ना आती। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 400 ग्राम की वृद्धि हुई है, 400 ग्राम की वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अध्यापक जो आया है उसका वजन इस 42 किलोग्राम से अधिक रहा होगा। कितना अधिक रहा होगा? 14 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा? 42 में 14 जोड़ देंगे। तो यहां पे निकाले जरा, 42 और 14 को जोड़े 56 किलोग्राम। ठीक है। तो अध्यापक का भार हो जाएगा 56 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4 लड़के मतलब 4 बॉयज हैं, ठीक है, और 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां। ठीक है। और इनके औसत रूप से खर्च बताया जा रहा है दोनों का, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत रूप से खर्चा बताया जा रहा है 120 रुपए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि 120 रुपए प्रत्येक व्यक्ति लगभग खर्चा करता है। तो यहाँ लोगों की संख्या कितनी दिख रही है? 4 3 7, मतलब 7 लोग या 7 लड़के और लड़कियां मिला के 7 लोग हैं या 7 कैंडिडेट हैं, वो खर्चा करते कितना? 120 रुपए। कुल खर्च हम निकालें जरा। तो कुल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। ठीक है। तो 7 गुणा 120 कर देंगे तो 12 7 84, मतलब 840 रुपया कुल खर्चा आ जाएगा। किनके बीच? 4 लड़के और 3 लड़कियों के बीच। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्चा करते हैं, तो लड़कों की संख्या हमें कितनी दिख रही है? 4, मतलब 4 लड़के हैं, ये औसत के, इनका औसत है खर्च करने का औसत कितना है? 150 रुपए। कुल खर्चा वहां पे लड़के और लड़कियों के बीच कितना हो रहा है? 840 रुपए। ठीक है। 4 लड़कों का हमें बताया जा रहा है 150 रुपए। तो हम ये चेक कर लेंगे लड़के वहां कितना खर्चा करते हैं, तो इनका भी गुणा करा दें। गुणा कराएं जरा, 15 चौके 60, मतलब 600 रुपए लड़के खर्चा करते हैं और कुल खर्चा वहां 840 रुपए है। ठीक है। तो 3 लड़कियों का अगर हमें खर्चा निकालना है, 3 लड़कियों का या 3 गर्ल्स का हमें खर्चा निकालना है, तो कुल खर्चे से हम लड़कों द्वारा खर्च किए धन को घटा देंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 840 से 600 को घटा देंगे। ठीक है। 840 से हमने 600 को घटाया तो आंसर आया कितना? 240। ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि 3 लड़कियों के बीच में 240 रुपए खर्च किए जाते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालें, क्या करेंगे, एक लड़की का निकालेंगे तो 3 का सिर्फ यहाँ पे भाग दे देंगे आगे। तो 3 का यहाँ भाग दे जरा, 3 8 24, मतलब 80 रुपया। तो एक लड़की का औसत खर्च कितना हो जाएगा? 80 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, 80 रुपए। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 रुपए, ठीक है, और 20 अध्यापकों का औसत 12,000 रुपए तथा अन्य जो कर्मचारी हैं जो अध्यापक नहीं है की औसत आय 5,000 रुपए है, उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ अध्यापकों की संख्या में 20 दी जा रही है और कह रहा है कि सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। तो हम अध्यापक लिखें, अध्यापक, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, एलिगेशन रूल से लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ कर्मचारी हैं जो अध्यापक नहीं है, तो कुछ यहां पे हम कर्मचारी लिख लें, वैसे कर्मचारी सारे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो अध्यापक नहीं है वो कर्मचारी हैं और जो अध्यापक है वो कितने हैं, 20 हैं। अब यहां पे जरा इनका क्या औसत आय देख ली जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 अध्यापकों की औसत आय कितनी दे रहा है, 12,000 रुपए। 20 अध्यापकों की औसत आय कितनी दे रहा है, 12,000 रुपए, तथा कर्मचारी जो अध्यापक नहीं उनकी कितनी दे रहा है, 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए। और कुल कर्मचारी जितने भी हैं, 20 अध्यापक और कर्मचारी जितने भी होंगे वो कुल मिला के उनकी पूरे की या सभी की औसत आय कितनी दी जा रही है, 10,000 रुपए। तो 10,000 को हम क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे, एलिगेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकाला जाता है, ऐसे डिफरेंस निकाल लेंगे और अनुपात निकालेंगे इनकी संख्या का। तो 5,000 और 10,000 का अंतर कितना होता है, 5,000, ठीक है। और 12,000 10,000 का अंतर कितना होता है, डिफरेंस निकालना है, सिर्फ अंतर निकालेंगे। 12,000 से 10,000 घटा देंगे तो हमने बोला 2,000, ठीक है। अब अनुपात बना ले जरा, तो संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:2, ठीक है। अध्यापकों की संख्या 5 और कर्मचारियों की संख्या 2 अनुपात के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में हमें अध्यापकों की संख्या दी जा रही, जैसे अगर हम माने अध्यापक की संख्या कितनी होगी, 5x, और कर्मचारी जो अध्यापक नहीं उनकी संख्या होगी 2x, ठीक है। क्वेश्चन में हमें अध्यापकों की संख्या दी जा रही है, इसका मतलब हमें 5x की वैल्यू दी जा रही है। तो 5x की वैल्यू देखो कितनी दी जा रही है, 20 अध्यापक थे, कट करें इसको जरा, तो x का मान देखें जरा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कुल मिला के हमें उन कर्मचारियों की संख्या बतानी है जो अध्यापक नहीं है, तो 4 का गुणा करा देंगे इसमें 2 में, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो उन कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, जो अध्यापक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 8। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 मेज तथा 12 कुर्सियां 7,800 रुपए में खरीदी गई। ये एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपए हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मेज हैं, ठीक है, 6 मेज हैं और 12 कुर्सियां हैं, 12 कुर्सियां हैं, और कुल मिला के रुपया खर्चा हुआ है कितना, कुल मिला के हमारा रुपया खर्चा हुआ है इन कुर्सियों और मेजों को खरीदने में 7,800 रुपए। और एक मेज का औसत मूल्य हमें बता दिया गया है कितना, 750 रुपए, ठीक है। एक मेज का औसत मूल्य बता दिया गया 750, तो यहां लिख ले जरा, एक मेज का कितना ये बता रहे हैं, 750। और मेजों की संख्या यहां कितनी दिख रही है, 6। तो अगर हमें 6 मेज का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 मेज का अगर हमें निकालना है तो 6 मेज का निकालने के लिए हम 6 का गुणा करा देंगे, ठीक है। तो गुणा कराए जरा, 6 7 42, 6 35, कुल मिला के बनेगा 4500 रुपए, ठीक है, या 4,500 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 6 मेज और 12 कुर्सियों का कुल मूल्य 7,800 रुपए है, जिसमें से 4500 रुपए की 6 मेज आई है, ठीक है। तो 12 कुर्सियों का निकालना है अगर, ठीक है, 12 कुर्सियों का मूल्य, 12 कुर्सियों का, ठीक है, तो कितना निकलेगा, 7800 से 4500 घटाएंगे, भाई कुल खर्चा 7,800 रुपए हुआ, ठीक है, और 4500 रुपए की हम मेज लाए हैं, तो कुर्सियों की मूल्य कितना होगा, या कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, हम 7800 से 4500 घटा देंगे। इसको घटाते हैं जरा, तो 5 3 8 मतलब 3300 बनेगा इसमें, ठीक है। 7800 से अगर हम 4500 घटाते हैं तो आंसर आएगा 3300, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी का औसत मूल्य, कुर्सियों की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है, 12, तो कुल मिला के एक कुर्सी का हमें बताना है, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। 12 का भाग देंगे जब हम 3300 में, तो आंसर हमारा मैच करेगा कितना, 275। 12 का भाग 3300 देने से आंसर आएगा 275, तो ऑप्शन हमारा बी मैच होगा, 275। देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या है जिनमें से प्रत्येक 7 से विभाजित होती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित होने वाली हमें 6 विषम संख्याएं लिखनी है और उनका हमें औसत बताना है, ठीक है। करे जरा, तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होती है, एक तो 7 होती, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं विषम होनी चाहिए, तो पहली तो 7 होगी, दूसरी 14 हो सकती है 7 से विभाजित होने वाली, लेकिन 14 सम होता है, तो हमें क्या करना है, एक एक संख्या छोड़ के लेनी है, 7 दूनी 14 नहीं लेना, 7 त्रिक 21 लेना है। तो हम लिख ले जरा, ठीक है, 7 हो गई, 21 हो गई,
फिर उसके बाद कौन सी होगी, ठीक है 28 होगी नहीं, 35 होगी, फिर उसके बाद 49 होगी, ठीक है, उसके बाद 56 हम छोड़ देंगे, 63 63 होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे 70 छोड़ देंगे, ठीक है। उसके आगे वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, 77 होगी, ठीक है। तो ये 6 संख्याएं लिख गई, 7, 21, 35, 49, 63 और 77, 6 विषम संख्याएं लिख गई हैं जो 7 से विभाजित होती हैं और क्रमागत है, ठीक है। अब क्या करें, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो एक एक को गैप लगा के या एक एक छोड़ के संख्या हमने लिखी, तो सब संख्याओं के बीच का अंतर कर देखो तो कितने का 14 14 पड़ रहा है, ठीक है, 14 14 का अंतर पड़ रहा है सब में। तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी बन रही है या एक श्रेणी है या सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो औसत निकालना सरल है। एक तो तरीका ये कि सभी का योग करें और हम क्या करें 6 का भाग दे देंगे, ठीक है, 7, 21, 35, 49, 63 और 77 का योग करें और 6 का भाग दे दें, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बीच में या पदों के बीच का अंतर समान है तो करते क्या है, पहली वाली संख्या ले, आखिरी वाली संख्या ले, इनको जोड़ दें और बटे कितना कर दें 2, ठीक है, पहली और आखिरी संख्या का योग बटे 2। तो करें जरा, 77 और 7 जोड़ दो जरा, 84 हो गया, 84 का आधा कितना होता है 42। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि 7 से विभाजित होने वाली विषम 6 संख्याओं का औसत कितना आएगा 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा 42। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि 6 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत 25 दिया जा रहा है, ठीक है। क्रमागत सम संख्याएं लिखनी है तो औसत पहले हम लिखिए, जरा बेसिक ही करें, बिल्कुल बेसिक सोचेंगे कि 25 औसत है, ठीक है, और क्रमागत सम संख्याएं हैं, और क्योंकि 6 संख्याएं लिखनी है तो 6 संख्याएं कोई ज्यादा नहीं होती है, हम आराम से लिख लेंगे, ठीक है। 25 के जस्ट आगे वाली संख्या कितनी होगी 26, और 25 के जस्ट पीछे वाली संख्या कितनी होगी, ठीक है 24, ठीक है। 2 संख्याएं तो 24 और 26 होगी। अब 6 लिखनी है तो कौन कौन सी रही होगी, एक 20 रही होगी, एक 22 रही होगी, तो 3 संख्याएं ये हो गई, ठीक है। और आगे इधर हम 26 के 28 लिख लें और ये 30 लिख लें, ठीक है। 6 क्रमागत सम संख्याएं हो गई हैं और औसत तो हम लोग जानते हैं कि बीच की संख्या होती है, ठीक है। अगर 30 20 50 करके आधा भी करेगा तो औसत में 25 ही आएगा, ठीक है। और पद बीच का अंतर भी समान है, ठीक है। तो हम मेथड इसमें ये भी लगा सकते हैं कि 30 20 का जोड़ के आधा करेंगे तो हमारा औसत भी आ जाएगा, ठीक है। सम संख्याएं भी है तो 6 संख्याएं लिखनी है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का लिख के कर लेंगे। अगर 60 या 70 संख्याएं होती तो 60 या 70 संख्या हम नहीं लिख सकते, तो उनको क्या करते हैं हम दूसरा मेथड से करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कितनी दिख रही है 20, और सबसे बड़ी संख्या कितनी दिख रही है 30, तो इन्हीं का अंतर बताना, तो अंतर निकाल दे बस यहीं पे। अंतर बराबर कितना 30 से 20 घटा दो, 30 से 20 घटाया, हमने कहा आंसर मेरा कितना आया 10। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 10, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 10। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 का औसत 52 है तो छठवीं संख्या है या छठवीं संख्या में ज्ञात करनी है। तो 11 परिणामों का औसत कितना दे रहा है देखिए जरा, तो 11 परिणामों का औसत ये हमें दे रहा है 50। तो हम 11 परिणामों का कुल योग निकालें, गुणा करा लें 11 गुणे 50, तो 11 25 55, ये 11 परिणामों का कुल योग कितना आ गया 550, ठीक है। और कह रहे हैं प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो हम यहाँ लिखें जरा, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना दिखा रहा है 49। तो इन 6 परिणामों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे 6 गुणा 49 कराएंगे, ठीक है। गुणा कराए जरा, 6 9 54 और 6 चौको 24, मतलब 294 बनेगा, ठीक है 294। और अंतिम 6 परिणामों का बोल रहा है, ठीक है। अंतिम 6 परिणामों का कितना दे रहा है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो इनका भी योग निकालें। तो 6 परिणामों का औसत अगर 52 है तो योग निकालने के लिए क्या 6 और 52 का गुणा करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 6 5 6 6 12 मतलब 312, ठीक है। 11 परिणामों का योग 550, 6 परिणामों का 294 और अंतिम 6 परिणामों का 312, तो यहाँ कुल कितने परिणाम हो गए 12, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या है जो इस 6 परिणामों में भी जुड़ी हुई है और इन 6 परिणामों में भी जुड़ी हुई है, तो 6वें नंबर की संख्या जुड़ी हुई है। तो हम क्या करें इनका योग निकाल लें, तो कुल मिला के 12 परिणामों का हमें क्या योग पता चल जाएगा और हम इसको घटा देंगे, ठीक है। योग निकालो जरा, 300 200 600 और 1294, मतलब यहाँ पे 3 2 5 1 6, ठीक है। 600 कितना बनेगा 6, 606 बनेगा, ठीक है। 294 और 312 का योग 606, 12 परिणामों का योग 606 और 11 परिणामों का योग 550। छठवां परिणाम हमें बताना है तो क्या करेंगे 550 और 606 का अंतर। तो छठवां परिणाम निकालने के लिए 606 से
550 घटा देंगे तो 50 और 6 56, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 56। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 56। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देख ले जरा। 4 संख्याएं उनका औसत हमें कितना दिया जा रहा है? 12। और क्वेश्चन की कंडीशन है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का कितना है? 2 गुना है। तो इन 4 संख्याओं को पहले हम योग निकाल लें। 4 संख्याओं को योग अगर निकालें तो गुणा कराएंगे तो योग आएगा 48। अब हम यहाँ पे एक संख्या मानेंगे कि क्या संख्या क्या रही है? ए रही है, बी रही है, सी रही है और डी। इन चारों संख्याओं का अगर योग करो तो कितना आता है? 48। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन पढ़े जरा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 3 संख्या कितनी? ए बी सी, इनका औसत अगर निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी। और 3 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 3 का भाग भी तो देंगे। ठीक है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, मतलब चौथी संख्या कितनी है? डी। डी का 2 गुना 2d। ठीक है, यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालें तो 3 दूना 6d। तो कुल मिला के हमने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा 6d। और चौथी संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो d देखा जाए जरा, d ही हमारी चौथी संख्या है और d का ही मान निकालना। तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, यहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6d रख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रखेंगे आके, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 6d। यहां 6d रखते ही ये 6d और प्लस d बन जाएगा और कुल मिला के कितना होगा? 48। ये 7d बनेगा। 7d बराबर 48 और d ही हमारी जो d है वो चौथी संख्या है, तो d का मान कितना आ जाएगा? 48/7। तो चौथी संख्या मेरी कितनी आ जाएगी? 48/7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 48/7। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का वजन है, तो जरा देखिए जरा कि 25 छात्रों का औसत वजन कितना दिखा रहा है? 25 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम। ठीक है, 50 किलोग्राम। ठीक है, और कह रहा है कि यदि एक अध्यापक शामिल हो जाता है तो वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जब अध्यापक शामिल हो जाएगा तो वहां लोगों की संख्या या छात्र और अध्यापक को मिला के कुल लोगों की संख्या कितनी बनेगी? 26। मतलब 26 छात्रों या 26 व्यक्तियों, 25 छात्र हो गए, एक अध्यापक हो गया, तो 26 लोग हो गए यहाँ पे। तो 26 लोगों का औसत क्या हो जाता है? क्वेश्चन है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 किलोग्राम की वृद्धि, 50 में अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि करें तो हम कह सकते हैं 51 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमसे अध्यापक का पूछा गया है तो 1 किलोग्राम की हम वृद्धि लिख लें यहाँ पे। ठीक है, और हमने माना कि अध्यापक जब शामिल हुआ था तो उसका भी वजन कितना था? 50 किलोग्राम। बेसिक अगर सोचे तो हमने माना कि अध्यापक जब शामिल हुआ था तो उसका वजन कितना था? 50 किलोग्राम। और व्यक्तियों की संख्या यहाँ 26 हो गई है और इन 26 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो कुल वृद्धि हम निकालें जब 26 और 1 का गुणा करो, 26 गुणा 1, तो कुल वृद्धि कितनी आई? 26। मतलब 26 व्यक्तियों के भार में कुल वृद्धि हुई है 26 किलोग्राम। ठीक है, और अध्यापक का हमसे पूछा गया है तो अध्यापक का वजन कैसे निकालेंगे? 50 में हम 26 जोड़ देंगे। ठीक है, 50 में क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे तो अध्यापक का वजन कितना आ जाएगा? 50 प्लस 26, 76 किलोग्राम। 76 किलोग्राम अध्यापक का वजन आ जाएगा, 76 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए। इसमें थोड़ा सा बेसिक समझे कि अगर 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम था, ठीक है, और एक अध्यापक शामिल होता और अध्यापक का वजन भी 50 किलोग्राम होता तो 26 छात्र व्यक्तियों के या 26 लोगों के औसत में कोई परिवर्तन ना आता। तो हमने माना कि अध्यापक का वजन भी 50 है, लेकिन क्योंकि 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो 26 और 1 का गुणा कराएंगे, कुल वृद्धि निकाल लेंगे और 50 में हम 26 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 76 किलोग्राम। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक 25 वर्ग के अध्यापक आते हैं या आ जाते हैं। परिणामतः अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु है, मतलब जो रिटायर हुआ है अध्यापक, उसकी आयु उनसे
पूछी गई है। तो लिखें जरा, अध्यापकों की कुल संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, इन 10 अध्यापकों का ये आयु का कुछ औसत रहा होगा, तो हमने कितना मान लिया? यक्ष रहा होगा। चलो ठीक है, और उनके स्थान एक अध्यापक अगर सेवानिवृत्त होगा और एक नया अध्यापक आएगा, ठीक है, तो अध्यापकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि औसत में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, 3 वर्ष औसत घट जाता है। तो हम कुल कमी जरा देखें, 25 वर्ष का अध्यापक आता है। तो 25 वर्ष का हमने लिखा कि 25 वर्ष का अध्यापक आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो सेवानिवृत्त हुआ है वो 25 वर्ष से ज्यादा आयु का होगा, क्योंकि अगर ज्यादा आयु का चला जाएगा अध्यापक तभी औसत में कमी आएगी। ठीक है, तो हम चेक करें कि कितनी ज्यादा आयु। ठीक है, तो कितने वर्ष की कमी है? 3 वर्ष की कमी, 3 वर्ष की कमी। तो कुल कमी चेक करें जरा। तो कुल कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 व्यक्तियों के औसत में 3 वर्ष की कमी अगर हो रही है तो कुल कमी कैसे निकलेगी? 10 गुणा 30 कर देंगे, 3 गुणा 10 कर देंगे, 3 गुणा 10 कर देंगे। ठीक है, तो 30 वर्ष आ जाएगा, 30 वर्ष। और जो अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ है उसके स्थान पर अध्यापक जो आया है उसकी आयु कितनी? 25 वर्ष। तो रिटायर्ड या सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु अगर हमें बतानी है तो 25 और 30 को जोड़ा जाएगा। जो 25 और 30 जोड़ देंगे, ठीक है, तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष। ठीक है, ज्यादा आयु का अध्यापक जाएगा तभी औसत में कमी होगी। तो कितनी ज्यादा आयु का? 30 वर्ष ज्यादा आयु का। किससे ज्यादा? 25 वर्ष वाले अध्यापक से 30 वर्ष ज्यादा आयु का जब अध्यापक जाएगा तब 3 वर्ष की कमी होगी। किसमें? औसत में। तो हमारा आंसर 55 आएगा, ऑप्शन नंबर डी 55। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 बालकों ए बी सी तथा डी की औसत उम्र 5 वर्ष है। ए बी डी तथा ई की औसत उम्र 6 वर्ष है। सी की आयु 8 वर्ष है। तो ई की आयु याद कीजिए, मतलब ई की आयु हमसे पूछी गई है। तो देखिए जरा, ए बी सी डी की, ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, इनकी औसत उम्र कितनी दी जा रही है? 5 वर्ष। 4 व्यक्ति हैं, इनकी औसत उम्र में कितनी दी जा रही है? 5 वर्ष। तो अगर योग हमें निकालना हो तो कितने का गुणा कराएंगे हम? 4 का, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं। तो हम कह दें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हमें निकालना है तो 5 में गुणे कराएंगे 4 का। तो 5 चौके कितना आ जाएगा? 20। चारों की आयु का योग, जिसमें से शामिल है कौन कौन से? ए बी सी डी, कितना हुआ? 20 वर्ष। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि ए बी डी ई, ए बी डी ई की औसत उम्र कितनी है? 6 वर्ष। ठीक है, तो योग यहां भी अगर हमें निकालना हो तो हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। इनका अगर योग हमें निकालना हो तो फिर कितने का गुणा कराएंगे? 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 4 का इसमें भी गुणा करा दें तो कुल मिला के ये कितना बनेगा? 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु का योग 20 है और a प्लस बी प्लस डी प्लस ई की आयु का योग 24 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि c की आयु जो है वो 8 वर्ष है। तो हमें क्या किसकी बतानी? e की। तो यहां से हम ये सोचेंगे जरा कि 24 बड़ा होता है, 20 छोटा होता है। तो इस समीकरण से हम इस समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू? हम कह रहे हैं कि ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला समीकरण है उसको हम घटा देंगे a प्लस बी प्लस डी प्लस ई वाले समीकरण से। ठीक है, तो 24 से अगर 20 कम करो तो कितना आएगा? 4। ठीक है, और हम a प्लस बी प्लस डी प्लस ई से अगर ये घटाएंगे तो a से a घट जाएगा, मतलब a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है, और d से d कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बनेगा e माइनस सी। e माइनस सी या e और c की आयु का अंतर यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना? 4। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि c की आयु 8 वर्ष है, तो c की आयु 8 वर्ष रख दें यहाँ पे। तो e माइनस 8 बराबर कितना? 4। तो 8 उधर जाके जुड़ जाएगा, या हम कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में RHS में जाके 8 जुड़ जाएगा। तो e की आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। e की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा a 12 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पति एवं पत्नी की विवाह के समय, ठीक है, औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। तो पति पत्नी मतलब कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। 2 व्यक्तियों की औसत आयु थी या पति पत्नी की 23 वर्ष। तो विवाह के समय इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? तो 2 गुणा 23 करें, 46 वर्ष आ जाएगा इनका गुण। ठीक है, तो हमने माना कि विवाह के समय दोनों की आयु का योग रहा होगा
46 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहे हैं 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे का जन्म, क्योंकि 1 वर्ष का बच्चा है तो बच्चे का जन्म 1 वर्ष पहले हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं 5 वर्ष उपरांत, तो कुल मिला के ये 4 वर्ष का क्वेश्चन है। 1 वर्ष का अगर उनका बच्चा है तो बच्चे का जन्म 1 वर्ष पहले हुआ होगा, मतलब 4 वर्ष उपरांत की आयु निकाली जाए जब बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, 46 वर्ष दोनों व्यक्तियों की आयु है। ठीक है, ये आयु का योग है और 4 वर्ष उपरांत उनका क्या, बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो 4 वर्ष की वृद्धि होगी किसमें, पति की आयु में, और 4 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी पत्नी की आयु में। तो कुल मिला के 8 वर्ष की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे 8 जोड़े जाना, 46 में 8 से 14 54 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म जब 1 वर्ष पहले हुआ था, शादी के या विवाह के 4 वर्ष पश्चात, तब दोनों की आयु का योग कितना होगा, 54 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष की वृद्धि पति की आयु में हो जाएगी, 4 वर्ष की वृद्धि पत्नी की आयु में हो जाएगी 54 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की आयु कितनी मानेंगे, 0। तो यहाँ कुछ जोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार यहाँ पे शब्द लगा हुआ है, परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो एक तो पति हो गया, एक पत्नी हो गई, और परिवार में एक बच्चे का भी जन्म हो चुका है, तो कुल मिला के कितने लोग हो गए, 3 हो गए। तो 54 में हम कुल मिला के 3 का भाग दे देंगे, 3 का हम भाग दे जरा, तो 18 3 54। तो परिवार की औसत आयु या पति पत्नी और बच्चे की उम्र की औसत आयु कितनी होगी, 18 वर्ष, बच्चे के जन्म के शब्द। ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, 18 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 42 छात्र हैं, एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है, और नए छात्र की आयु हमसे पूछी गई है। तो देखें जरा, किसी कक्षा में कितने छात्र हैं, 42 छात्र हैं। ठीक है, 42 छात्र एक कक्षा में है। ठीक है, और क्वेश्चन करें एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष वाला चला जाता है, 10 वर्ष वाला छात्र एक चला जाएगा, तो इनका औसत हम पहले मान लें, औसत इनका यक्ष रहा होगा। ठीक है, 10 वर्ष का छात्र चला जाएगा, उसके स्थान पर एक नया छात्र आएगा, उस छात्र के आने से कुल औसत में या यक्ष में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 2 माह की। तो हमने अगर यक्ष वर्ष माना है तो नया औसत बनेगा यक्ष वर्ष 2 महीने। ठीक है, तो 2 माह की वृद्धि हो रही है, तो यहां लिखिए जरा 2 माह की वृद्धि। ठीक है, ये महीना है और क्वेश्चन हमें किसमें लगाना है, वर्षों में। तो 2 महीने को जरा हम वर्ष बनाएं, तो 2 महीने को वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं, भाग दिया हमने, तो कुल मिला के हमने कहा कि 1/6 वर्ष की वृद्धि होगी जब 10 वर्ष वाला छात्र चला जाएगा और एक नया छात्र शामिल होगा। 1/6 वर्ष की वृद्धि होगी किसमें, औसत में। तो कुल वृद्धि निकालें। ठीक है, 42 छात्रों में कुल वृद्धि या प्रत्येक की आयु में अगर हम कहें 1/6 वर्ष की वृद्धि होगी, तो कुल योग में कितने की वृद्धि होगी, तो 42 का क्या करा दें आके, गुणा करा दें आके, तो 42 गुणा 1/6। नए छात्र के आने से वृद्धि हो जाएगी कितने, 7 × 42, मतलब 7 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी 42 छात्रों की आयु के कुल योग में। ठीक है, 7 वर्ष की वृद्धि करानी है और 10 वर्ष का छात्र जा रहा है और एक नया आ रहा है और 7 की वृद्धि करानी है, तो कुल मिला के नए छात्र की आयु हमें कितनी रखनी होगी, 10 और 7 ये जोड़ दिया जाएगा, 17 वर्ष। ठीक है, 17 वर्ष। अगर नए व्यक्ति की या नए छात्र की आयु कितनी हो, 17 वर्ष, तो 7 वर्ष की वृद्धि भी हो जाएगी और 10 वर्ष का जो छात्र गया उसके स्थान पर वो सम्मिलित भी हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 17 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है तथा राम की पत्नी व उसके बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु है, मतलब पत्नी की आयु हमें बतानी है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि राम और उसके 2 बच्चे, तो कुल मिला के कितने हो गए, एक राम हो गया और उसके 2 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के 3 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी दी जा रही है, 17। हम ये याद रखेंगे 17 वर्ष। ठीक है, हम ये याद रखेंगे कि राम की आयु और उसके 2 बच्चों की आयु का औसत कितना है, 17 वर्ष। तो आयु का कुल योग निकालें। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, राम और उसके बच्चों के आयु का योग, तो 3 × 17 कर देंगे, 17 × 3 = 51, मतलब 51 वर्ष हमारी
आएगी, राम और उसकी दो बच्चों की आयु का योग। और दूसरी कंडीशन है राम की पत्नी और उसके दो बच्चों की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो एक राम की पत्नी हो गई और दो बच्चे हो गए, तो कुल मिला के यहाँ भी 3 व्यक्ति हुए। ठीक है, 3 व्यक्तियों की आयु का, जिसमें से शामिल है कौन, राम की पत्नी और 2 बच्चे। ठीक है, तो इनकी आयु का औसत कितना बताया जा रहा है, 16 वर्ष। ठीक है, तो यहां से हम योग निकालें, इसमें शामिल है राम की पत्नी और 2 बच्चे, तो निकालें जरा। तो 16 में हम क्या करा देंगे, 3 का गुणा कराएंगे, 16 तिया 48 वर्ष। ठीक है, राम की आयु और उसके दोनों बच्चों की आयु का योग 51 वर्ष और राम की पत्नी और दोनों बच्चों की आयु का योग 48 वर्ष। अगर 51 से हम 48 को घटाएं, 51 से अगर हम 48 घटाते हैं, तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि अगर हम इस समीकरण को घटाते हैं या 51 से 48 घटाते हैं, तो यहाँ पे राम था और यहाँ पे राम की पत्नी, तो कुल मिला के ये आएगा राम और राम की पत्नी या उसकी वाइफ की आयु का अंतर। तो 51 से 48 घटाओ जरा, तो यहाँ पे आएगा 3 वर्ष। मतलब राम और राम की पत्नी की आयु का अंतर कितना आएगा, 51 से 48 हमने घटाया, हमने कहा 3 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु 33 वर्ष है। ठीक है, अगर राम की आयु हम 33 रखते हैं और वाइफ की आयु हम W1 रखते हैं मान लो, ठीक है, तो कुल मिला के अंतर कितना है, 3 वर्ष। तो यहां से वाइफ की आयु निकालनी है, तो W का मान निकालने के लिए, वाइफ की आयु निकालने के लिए क्या 33 से हम 3 घटा देंगे। ठीक है, तो राम की जो वाइफ है या पत्नी है उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी।